हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूँ जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। किताब का नाम है इकिगाई, जो कि एक जापानी शब्द है और इसका मतलब होता है जीने की वजह। सुबह बिस्तर से उठने की वो वजह जो आपकी जिंदगी में खुशी देती है। अब सवाल ये है कि जापान से हमें क्या सीखना है। तो पहले ये जान लीजिए कि जापान के ओकिनावा आइलैंड पर दुनिया के सबसे ज्यादा 100 साल से ऊपर के लोग रहते हैं। वहाँ के लोग 100 साल की उम्र में भी इतने फिट और खुश रहते हैं कि देखकर हैरानी होती है। तो लेखकों ने सोचा कि चलो इन लोगों से पूछते हैं कि राज क्या है, और फिर उन्होंने ओकिनावा जाकर वहाँ के बुजुर्गों से बात की, उनकी जिंदगी को समझा और फिर ये किताब लिखी। तो सबसे पहली बात, इकिगाई क्या चीज है? इसे समझने के लिए 4 चीजों का इंटरसेक्शन देखना होगा। पहला, वो काम जो आपको पसंद हो। दूसरा, वो काम जिसमें आप माहिर हो। तीसरा, वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत हो। और चौथा, वो काम जिससे आपको पैसे मिले। जहाँ ये चारों चीजें मिलती है वही आपकी इकिगाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, चारों चीजें एक साथ कैसे मिलेंगी? तो धीरज रखिए, इसीलिए तो ये किताब लिखी गई है। इसे धीरे धीरे समझते हैं। ओकिनावा के लोगों ने लेखकों को बताया कि उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का पहला राज है कि उन्हें हमेशा कुछ न कुछ करने के लिए मिलता रहता है। वहाँ के लोग रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं मानते। उनके पास कोई शब्द ही नहीं है रिटायरमेंट के लिए। वो कहते हैं कि कोई जिंदगी से रिटायर कैसे हो सकता है। एक बुजुर्ग महिला जो 100 साल की थी, वो रोज अपने परपोते की देखभाल करती थी। उससे पूछा गया कि आपकी इकिगाई क्या है, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे परपोते को बड़ा होते देखना और उसे जिंदगी सिखाना। एक और बुजुर्ग मार्शल आर्ट के मास्टर थे। 90 साल की उम्र में भी रोज छात्रों को सिखाते थे। उनकी इकिगाई थी अपनी कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। समझ में आ रहा है, इन लोगों के पास हमेशा एक मकसद रहता है। अब आते हैं किताब की दूसरी बड़ी बात पर, जो है फ्लो स्टेट। ये शब्द सुना है कभी? फ्लो का मतलब है वो स्थिति जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। भूख प्यास की भी याद नहीं रहती, बस वो काम और आप। जैसे कोई बच्चा वीडियो गेम खेल रहा हो और उसे पता ही ना चले कि 3 घंटे कब निकल गए। वो फ्लो स्टेट में था। किताब कहती है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में ज्यादा खुशी चाहिए तो ऐसे काम खोजिए जो आपको फ्लो स्टेट में ले जाए। और ये काम छोटे मोटे भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो। पेंटिंग करना, गार्डनिंग करना, कुकिंग करना, लिखना, कुछ भी। बस ध्यान रहे कि वो काम इतना आसान ना हो कि बोरियत हो जाए और इतना मुश्किल भी ना हो कि तनाव आ जाए। किताब में एक अच्छा उदाहरण दिया गया है। एक बुजुर्ग महिला जो मिट्टी के बर्तन बनाती थी, वो कहती है कि जब वो चाक पर मिट्टी को आकार देती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे दुनिया रुक गई हो। बस वो मिट्टी और उसके हाथ, वो फ्लो में होती है और वही उसकी इकिगाई है। अब आते हैं एंटी एजिंग सीक्रेट्स पर। ओकिनावा के लोग इतने लंबे क्यों जीते हैं? पहली बात, वो लोग हारा हाची बू का नियम फॉलो करते हैं। इसका मतलब है खाना तब तक खाओ जब तक पेट 80% भरे, यानी थोड़ा सा भूखा रहो, पूरा पेट भरकर मत खाओ। न हो कि बोरियत हो जाए और इतना मुश्किल भी न हो कि तनाव आ जाए। किताब में एक अच्छा उदाहरण दिया गया है। एक बुजुर्ग महिला जो मिट्टी के बर्तन बनाती थी, वो कहती है कि जब वो चाक पर मिट्टी को आकार देती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे दुनिया रुक गई हो। बस वो मिट्टी और उसके हाथ, वो फ्लो में होती है और वही उसकी इकिगाई है। अब आते हैं एंटी एजिंग सीक्रेट्स पर। ओकिनावा के लोग इतने लंबे क्यों जीते हैं? पहली बात, वो लोग हारा हाची बू का नियम फॉलो करते हैं। इसका मतलब है खाना तब तक खाओ जब तक पेट 80% भरे, यानी थोड़ा सा भूखा रहो, पूरा पेट भरकर मत खाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मुश्किल है, लेकिन सुनिए, साइंस कहती है कि जब आप कम खाते हैं तो आपका शरीर ऑटोफैगी मोड में चला जाता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें शरीर अपनी पुरानी और खराब सेल्स को साफ करता है और इससे आप जवान रहते हैं लंबे समय तक।
तो अगली बार जब आप तीसरी रोटी उठाएं तो जरा सोचिएगा। दूसरी बात, ओकिनावा के लोग क्या खाते हैं? वहाँ का डाइट बहुत सिंपल है। ज्यादातर सब्जियां, टोफू, फिश और थोड़ा सा राइस। मीट बहुत कम, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं। और हाँ, वो लोग हर दिन ग्रीन टी पीते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एक खास चीज खाते हैं जिसे स्वीट पोटैटो कहते हैं, जो बहुत हेल्दी होता है। अब मजे की बात सुनिए। ओकिनावा में एक सिस्टम है जिसे मोए कहते हैं। ये दोस्तों का एक ग्रुप होता है जो बचपन से साथ रहता है। ये लोग एक दूसरे को इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। अगर किसी को परेशानी है तो बाकी सब मिलकर मदद करते हैं। कोई अकेला नहीं रहता। और ये कम्युनिटी फीलिंग, ये सोशल कनेक्शन, इससे लोग लंबे जीते हैं, क्योंकि अकेलापन तो धीमा जहर है। किताब में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है लॉजिस्टोथेरेपी का। ये एक साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल ने बनाया था। फ्रैंकल ने नाजी कंसंट्रेशन कैंप में समय बिताया था और वहाँ उन्होंने देखा कि जो लोग जिंदा बचे वो वही थे जिनके पास जीने की एक वजह थी, एक मीनिंग थी। किसी को अपने परिवार से मिलना था, किसी को अपनी किताब खत्म करनी थी, किसी को अपना बिजनेस वापस शुरू करना था। जिनके पास कोई मकसद नहीं था वो जल्दी हार मान गए। फ्रैंकल ने कहा था कि इंसान किसी भी हालात में जी सकता है अगर उसे पता हो कि क्यों जीना है। वो वाई फॉर चाहिए, और यही तो इकिगाई है, आपका वाई फॉर, आपकी वजह। अब आते हैं रेजिलियंस की बात पर। ओकिनावा के लोग कई बार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं। टाइफून आते हैं, भूकंप आते हैं, लेकिन वो लोग हार नहीं मानते। उनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है, एक क्षमता है वापस खड़े होने की। जैसे बांस का पेड़ होता है जो तूफान में झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं। किताब कहती है कि रेजिलियंस डेवलप किया जा सकता है। कैसे? पहला, नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट करिए, उनसे भागिए मत। अगर आप दुखी हैं तो उसे फील कीजिए, समझिए कि ये भी जिंदगी का हिस्सा है। दूसरा, चीजों को पर्सपेक्टिव में देखिए। जो भी मुश्किल आई है, क्या 5 साल बाद भी इसे याद रखेंगे? शायद नहीं। तीसरा, फोकस करिए उन चीजों पर जो आपके कंट्रोल में है। एक अच्छी स्टोरी है किताब में। एक बुजुर्ग की पत्नी का देहांत हो गया। वो बहुत टूट गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना पूरा समय गार्डन में लगाना शुरू कर दिया। पौधे उगाए, फूल लगाए। धीरे धीरे उन्हें फिर से खुशी मिलने लगी। गार्डन बन गया उनकी नई इकिगाई। अब एक दिलचस्प बात, जापानी लोग बहुत मिनिमलिस्ट होते हैं। उनके घर बहुत सिंपल होते हैं, जरूरत से ज्यादा सामान नहीं रखते। वो मानते हैं कि जितनी कम चीजें होंगी उतना कम स्ट्रेस होगा। और सही भी है। हम लोग तो इतना सामान इकट्ठा कर लेते हैं कि घर गोदाम लगने लगता है। फिर उसी सामान को ढूंढने में आधी जिंदगी निकल जाती है। किताब में वाबी साबी का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है अधूरेपन में खूबसूरती देखना। कोई चीज परफेक्ट नहीं है और वही उसे खास बनाता है। जैसे एक पुराना कप जिसमें एक छोटा सा चिप है, वो अपने आप में यूनिक है। या आपके चेहरे पर जो निशान है वो आपको आप बनाता है। परफेक्शन की भागदौड़ में मत पड़िए, इम्परफेक्शन को अपनाइए। अब आते हैं मूवमेंट और एक्सरसाइजेस पर। ओकिनावा के लोग जिम नहीं जाते, लेकिन वो पूरे दिन एक्टिव रहते हैं। गार्डनिंग करते हैं, पैदल चलते हैं, मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं। उनके लिए मूवमेंट लाइफस्टाइल है, एक अलग एक्टिविटी नहीं। और हाँ, वो लोग रेडियो तैसो करते हैं। ये एक तरह का सिंपल एक्सरसाइजेज रूटीन है जो रेडियो पर प्ले होता है हर सुबह। पूरा कम्युनिटी एक साथ इसे करती है, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब। और ये बहुत सिंपल मूवमेंट्स होते हैं, कोई हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं, बस शरीर को फ्लेक्सिबल और मोबाइल रखने के लिए। किताब में एक और शानदार कॉन्सेप्ट है शिनरिन योकू का, मतलब फॉरेस्ट बाथिंग, यानी जंगल में घूमना, प्रकृति के साथ समय बिताना। जापानी मानते हैं कि पेड़ों के बीच समय बिताने से स्ट्रेस कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है और माइंड शांत होता है। और साइंस भी इसे सपोर्ट करती है। तो अगली बार जब फ्री हो, मॉल में घूमने की जगह किसी पार्क में चले जाइए। अब बात करते हैं योगा और ताई ची की। ओकिनावा में और पूरे जापान में लोग इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये माइंड और बॉडी दोनों को कनेक्ट करती है।
धीमी मूवमेंट्स, गहरी सांसें और पूरा फोकस। इससे स्ट्रेस कम होता है और जीवन लंबा होता है। एक बात और, ओकिनावा के लोग धूप में बहुत समय बिताते हैं। विटामिन डी नेचुरली मिलता है, जो हड्डियों और इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग तो एसी रूम में बंद रहते हैं और फिर विटामिन डी की गोलियां खाते हैं। कितना विरोधाभासी है। किताब में माइंडफुलनेस और मेडिटेशन पर भी बहुत फोकस है। जापानी लोग हर काम को माइंडफुली करते हैं, चाहे वो खाना खाना हो, चाय बनाना हो या बागवानी करना हो। वो पूरी तरह उपस्थित रहते हैं उस पल में। मल्टीटास्किंग नहीं, बस एक काम, और वो भी पूरे ध्यान से। टी सेरेमनी का उदाहरण लीजिए। ये सिर्फ चाय बनाना नहीं है, ये एक कला है, एक ध्यान है। हर गति सावधानी पूर्वक है, हर कदम का अर्थ है। और जो चाय पीते हैं वो भी पूरे ध्यान से पीते हैं, इसके स्वाद को, इसकी खुशबू को महसूस करते हैं। अब आते हैं किताब के एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर, वो है छोटे छोटे कामों की अहमियत। आपको लगता होगा कि इकिगाई ढूंढने के लिए कुछ बहुत बड़ा करना होगा, कोई विशाल मिशन चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ओकिनावा में एक बुजुर्ग जो सिर्फ हर सुबह अपने पड़ोसियों को गुड मॉर्निंग बोलने जाता था, वो उसकी इकिगाई थी। एक और महिला जो हर शाम अपने नाती पोतों को कहानी सुनाती थी, वो उसकी इकिगाई थी। समझ में आया? बड़े काम करने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे कामों में भी मकसद मिल सकता है। किताब कहती है कि इकिगाई ढूंढने के लिए ये सवाल खुद से पूछिए। पहला, मुझे क्या पसंद है? दूसरा, मैं किस में अच्छा हूँ? तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है जो मैं दे सकता हूँ? चौथा, किस काम से मुझे पैसे मिल सकते हैं? और हाँ, ये जरूरी नहीं कि एक ही इकिगाई हो, आपकी कई इकिगाई हो सकती है। जैसे आपको पेंटिंग पसंद है तो वो एक इकिगाई, आपको बच्चों को पढ़ाना पसंद है, वो दूसरी इकिगाई। दोनों सही है, दोनों से खुशी मिलती है। अब एक रोचक बात, किताब में लिखा है कि स्ट्रेस सही मात्रा में अच्छा होता है। जी हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेस आपको चुनौती देता है, आपको बढ़ने में मदद करता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस नुकसानदायक है। तो संतुलन चाहिए, इसे वो हॉर्मेसिस कहते हैं। जैसे एक्सरसाइज भी एक तरह का स्ट्रेस है शरीर के लिए, लेकिन वो आपको मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं कैगन का, जो एक जापानी कला रूप है। इसमें सीमित संसाधनों के साथ रचनात्मक काम करना सिखाया जाता है। मतलब आपके पास जो भी है उसी से बेहतरीन बनाइए, ज्यादा चीजों की भागदौड़ में मत पड़िए। और ये जीवन में भी लागू होता है। आपके पास जो संसाधन है, जो प्रतिभा है, जो समय है, उसी से अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन बनाइए। किताब में कुछ व्यावहारिक सुझाव भी दिए गए हैं इकिगाई ढूंढने के लिए। पहला, धीमे हो जाइए, इतनी भागदौड़ में मत रहिए कि खुद को सुनने का समय ही न मिले। दूसरा, एक डायरी रखिए और लिखिए कि कौन से काम करते वक्त आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। तीसरा, अपने जुनून को तलाशिए, चाहे वो छोटा सा क्यों ना हो। चौथा, दूसरों की सेवा कीजिए, किसी की मदद कीजिए, इससे भी अर्थ मिलता है। और हाँ, असफलता से मत डरिए। किताब कहती है कि जापानी संस्कृति में असफलता को सीखने का हिस्सा माना जाता है। अगर कुछ गलत हो गया तो उससे सीखिए और आगे बढ़िए, उसमें अटके मत रहिए। एक और दिलचस्प बात, ओकिनावा के लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। वो अपनी विरासत को, अपनी परंपरा को सम्मान देते हैं, लेकिन साथ ही नई चीजों के लिए भी खुले रहते हैं। वो संतुलन बनाए रखते हैं पुराने और नए के बीच। किताब का एक बहुत बड़ा संदेश ये है कि खुशी बाहर नहीं, अंदर मिलती है। आपको बड़ी कार नहीं चाहिए, बड़ा घर नहीं चाहिए खुश रहने के लिए। आपको बस एक मकसद चाहिए, एक वजह चाहिए जीने की, और वो वजह कुछ भी हो सकती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि खुशी तब मिलेगी जब प्रमोशन मिलेगा, जब शादी होगी, जब बच्चे होंगे। लेकिन जापानी फिलॉसफी कहती है कि खुशी इन बड़ी घटनाओं में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे पलों में है। सुबह की चाय का पहला घूंट, बच्चे की मुस्कान, बारिश की बूंदों की आवाज, किताब का एक अच्छा पन्ना, ये सब मिलकर एक खुशहाल जीवन बनाते हैं। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि स्लीप बहुत जरूरी है। ओकिनावा के लोग पर्याप्त नींद लेते हैं, वो देर रात तक जागकर काम नहीं करते। उनका मानना है कि शरीर को आराम की जरूरत है।
और अच्छी नींद से ही अच्छा स्वास्थ्य आता है। अब एक मजेदार चीज बताता हूँ। ओकिनावा के लोग सूर्यास्त देखना बहुत पसंद करते हैं। हर शाम वो अपने काम से थोड़ा समय निकालकर सूरज को डूबते हुए देखते हैं। ये उनके लिए एक तरह का मेडिटेशन है। एक पल जब वो दिन भर की भागदौड़ से रुककर बस प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हैं। कितना सरल लेकिन कितना प्रभावशाली। किताब में एक बात बार बार दोहराई गई है कि तुलना करना बंद कीजिए। दूसरों से अपनी तुलना करना सबसे बड़ी नाखुशी की वजह है। कोई आपसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, कोई बड़ी कार चला रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, तो क्या हुआ? आपकी यात्रा आपकी अपनी है। आपको अपने रास्ते पर चलना है, दूसरों के रास्ते पर नहीं। ओकिनावा में एक कहावत है जो कहती है कि हर इंसान अपने समय पर खिलता है। कोई फूल जल्दी खिलता है, कोई देर से, लेकिन दोनों ही खूबसूरत होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप पीछे रह गए हैं, तो चिंता मत कीजिए, आपका समय आएगा। अब बात करते हैं कृतज्ञता की। ओकिनावा के लोग हर छोटी चीज के लिए शुक्रगुजार रहते हैं। खाने के लिए, पानी के लिए, छत के लिए, परिवार के लिए। वो रोज कुछ पल निकालते हैं उन चीजों के बारे में सोचने के लिए जिनके लिए वो आभारी है। और साइंस भी कहती है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से खुशी बढ़ती है, तनाव कम होता है और जीवन में संतोष आता है। किताब में लिखा है कि अगर आप हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिख लें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, तो धीरे धीरे आपका नजरिया बदल जाएगा। आप जीवन में अच्छाई देखना शुरू कर देंगे, बुराई की जगह। एक और दिलचस्प बात, जापानी लोग काइज़ेन में विश्वास करते हैं। इसका मतलब है निरंतर सुधार, छोटे छोटे बदलाव। वो एक दिन में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हर दिन 1% बेहतर होने की कोशिश करते हैं। और 1 साल में ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। मान लीजिए आप फिट होना चाहते हैं, तो पहले दिन से 2 घंटे एक्सरसाइज शुरू करने की जगह पहले सिर्फ 5 मिनट शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। इससे आपको हार नहीं मानना पड़ेगी और आदत भी बन जाएगी। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि इकिगाई सिर्फ खुद के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों के बारे में भी है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, जब आप समाज में योगदान देते हैं, तब आपकी जिंदगी में सच्चा अर्थ आता है। ओकिनावा के बुजुर्ग अपने कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, युवाओं को गाइड करते हैं, अपना ज्ञान बांटते हैं और इससे उन्हें खुशी मिलती है। अब आते हैं पैशन और प्रोफेशन के बीच के अंतर पर। किताब कहती है कि जरूरी नहीं कि आपकी नौकरी ही आपकी इकिगाई हो सकता है आप एक अकाउंटेंट हैं, लेकिन आपकी इकिगाई पेंटिंग है, तो वीकेंड में पेंटिंग कीजिए। या हो सकता है आप एक डॉक्टर हैं और आपकी इकिगाई मरीजों को ठीक करना है। दोनों ही सही है, लेकिन अगर आपकी नौकरी और आपकी इकिगाई दोनों एक हो जाएं, तो वो सबसे अच्छी स्थिति है। फिर आप काम नहीं करते, आप अपना मकसद जीते हैं, और तब आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही उत्साह से उठ जाते हैं। किताब में एक बात बहुत स्पष्ट की गई है कि इकिगाई ढूंढना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। ये एक दिन में नहीं मिल जाती, कभी कभी इसे ढूंढने में सालों लग जाते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपकी इकिगाई समय के साथ बदल जाए। जो चीज 20 साल की उम्र में आपको खुशी देती थी, हो सकता है 50 की उम्र में वो न दे, और ये बिल्कुल सामान्य है। एक बुजुर्ग का उदाहरण दिया गया है जो पहले टीचर थे। उनकी इकिगाई थी बच्चों को पढ़ाना। फिर रिटायर होने के बाद उनकी इकिगाई बन गई गार्डनिंग और अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताना। दोनों अलग चीजें, लेकिन दोनों ने उन्हें जीने की वजह दी। अब आते हैं मनी और इकिगाई के रिश्ते पर। किताब कहती है कि पैसा जरूरी है, लेकिन वो एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर आप सिर्फ पैसों के लिए कोई काम कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप वो काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है और उससे पैसे भी आ रहे हैं, तो वो आदर्श स्थिति है। और कभी कभी आपको ऐसी नौकरी करनी पड़े जो आपकी पसंद की नहीं है, लेकिन साथ में आप अपनी पसंद की चीज को साइड में करते रहें। धीरे धीरे जब आप उसमें माहिर हो जाए, तो शायद वही आपका मुख्य काम बन जाए। किताब में एक चीज बार बार जोर देकर कही गई है कि एक्शन लीजिए।
सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो ब्रश उठाइए और पेंट कीजिए। अगर आपको लिखना पसंद है तो लिखना शुरू कीजिए। अगर आपको गार्डनिंग पसंद है तो एक छोटा सा पौधा लगाइए। शुरुआत कीजिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, क्योंकि इकिगाई सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, करने से मिलती है। जब आप कुछ करते हैं तब आपको पता चलता है कि वो चीज आपको सच में पसंद है या नहीं। आप बात करते हैं सोशल मीडिया और इकिगाई की। किताब तो इससे पहले लिखी गई थी, लेकिन आज के जमाने में ये बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर हम दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखते हैं और अपनी लाइफ से नाखुश हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, लोग वहाँ सिर्फ अपनी अच्छी तस्वीरें दिखाते हैं, असलियत नहीं। तो अगर आप अपनी इकिगाई ढूंढना चाहते हैं तो थोड़ा सोशल मीडिया से दूरी बनाइए। अपने अंदर झांकिए, बाहर नहीं। आपकी खुशी दूसरों के लाइक्स और कमेंट्स में नहीं, आपके अपने अनुभवों में है। किताब में स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ तरीके भी बताए गए हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, नेचर में टाइम बिताना, अच्छी नींद लेना और सही खाना खाना। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा असर होता है। एक तकनीक बताई गई है जिसे शिकातागानाई कहते हैं। इसका मतलब है इट कांट बी हेल्प्ड, यानी जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में चिंता करना बेकार है। उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ये बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। हम अक्सर ऐसी चीजों के बारे में परेशान होते रहते हैं जो हम बदल नहीं सकते, और इससे सिर्फ हमारी एनर्जी बर्बाद होती है। अब आते हैं किताब के अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पर। इकिगाई सिर्फ लंबा जीने के बारे में नहीं है, बल्कि अच्छा जीने के बारे में है। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। ओकिनावा के लोग 100 साल तक इसलिए नहीं जीते क्योंकि वो जीना चाहते हैं, बल्कि इसलिए जीते हैं क्योंकि उनके पास जीने की वजह है। उनकी जिंदगी में मकसद है, खुशी है, संतोष है, और इसीलिए उनका शरीर भी साथ देता है। तो अगर आप भी लंबा और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी इकिगाई ढूंढिए। वो एक चीज ढूंढिए जो आपको सुबह बिस्तर से उठने की वजह दे, और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। किताब का निष्कर्ष बहुत सरल है। खुशी बाहर नहीं, अंदर है। खुशी बड़ी चीजों में नहीं, छोटे पलों में है। खुशी पाने में नहीं, देने में है। और खुशी मंजिल नहीं, यात्रा है। इकिगाई एक जापानी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसे कोई भी अपना सकता है, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, किसी भी देश में रहते हो, किसी भी पेशे में हो। आप अपनी इकिगाई ढूंढ सकते हैं। बस जरूरत है थोड़े धैर्य की, थोड़ी जिज्ञासा की और खुद को समझने की इच्छा की। अपने आप से सवाल पूछिए, मुझे क्या पसंद है, मैं किस में अच्छा हूँ, दुनिया को क्या चाहिए और मैं इसे कैसे अपने जीवन में ला सकता हूँ। और सबसे जरूरी बात, शुरुआत कीजिए आज ही, अभी। एक छोटा सा कदम उठाइए अपनी इकिगाई की ओर, क्योंकि जीवन इंतजार नहीं करता। और जितनी जल्दी आप अपनी वजह ढूंढ लेंगे, उतनी जल्दी आप सच में जीना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, ये थी इकिगाई किताब की कहानी। एक किताब जो हमें सिखाती है कि जिंदगी का मतलब सिर्फ जीना नहीं, बल्कि एक मकसद के साथ जीना है। एक किताब जो हमें बताती है कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे पले में छुपी है। एक किताब जो हमें याद दिलाती है कि हम सब के पास कुछ खास है, कुछ यूनिक है, जो हम दुनिया को दे सकते हैं। अब बारी आपकी है। जाइए, अपनी इकिगाई ढूंढिए, और जब मिल जाए तो उसे पूरे दिल से जिए, क्योंकि यही है जिंदगी का असली मजा, यही है सच्ची खुशी, और आखिर में यही है वो रहस्य जो ओकिनावा के लोग सदियों से जानते हैं और अब हम भी जान गए हैं।